नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरें अभी तक की बेहद खास राजनीतिक पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में मैं हूं आपके साथ मुमताज। इस खास राजनीतिक प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इस तरह की पेशकश आपके सामने लाने का मकसद बस इतना है कि हम जनता को एमएलए की दावेदारी का बेहतर उम्मीदवार दे सके, जो जनता के दर्द को समझता हो और जो इतना मादा रखता हो कि जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों पर खरा उतर सके। साथ ही हम हाईकमान को भी सचेत करना चाहते हैं कि जनता पर कोई जहाजी यानी हल्के से बाहर का उम्मीदवार ना थोपा जाए, जो हल्के की जनता और समस्याओं से कोई तालमेल ही ना बैठा सके। और इसके लिए हम उम्मीदवार को हर पैमाने पर परखेंगे। पहले हमने उम्मीदवारों को जनता की कसौटी पर परखा और वहां से चुने गए उम्मीदवार अब दूसरे राउंड में आपके सामने हैं, जिन्हें गुजरना होगा खबरें अभी तक के ज्यूरी जजमेंट से। आज नांगल चौधरी की हम बात कर रहे हैं, जहां से 16 उम्मीदवारों में से कुल 6 लोग पहली परीक्षा में खरे उतर पाए और उन 6 में से 4 हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दूसरी परीक्षा यानी ज्यूरी जजमेंट में शामिल होने के लिए तमाम तैयारियों के साथ। तो सबसे पहले अपने दर्शकों से परिचय करवा दें नांगल चौधरी हलके से जनता ने जिन्हें हमारे सर्वे में उम्मीदवारी के लिए चुनकर हमारे पास भेजा है। आप हैं राधेश्याम शर्मा जी, विद्यार्थी जीवन में राजनीति से जुड़े रहे। आप हैं चंद्र प्रकाश जी, लोकतंत्र की बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत से अपना सियासी सफर शुरू किया है। आप हैं विनोद पार्षद जी, ये पार्षद हैं। और आखिर में आपकी बात करवाते हैं दयानंद यादव, माफ कीजिएगा, दयानंद यादव, जो कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब अपने दर्शकों का परिचय करवाते हैं हमारी जूरी से, जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल कर चुके हैं और अपने अपने हुनर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। आप हैं रिटायर्ड जज जय भगवान शर्मा जी। आप हैं किशोर अस्थाना जी, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आप हैं एसपी गुप्ता जी, पूर्व आईएएस। आप हैं अजय झा जी, वरिष्ठ पत्रकार। और आप हैं कविता शॉ, पर्सनालिटी एक्सपर्ट। मुझे लगता है मुमताज, ज्यूरी और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका आमना सामना जी कोई बात नहीं, आमना सामना हो गया है। तो अगर ज्यूरी मुझे इजाज़त दे तो मैं क्वेश्चन शुरू करूं। हाँ, राधेश्याम शर्मा जी, आप एक बार विधायक रह चुके हैं जी। आपका अनुभव मुझे लगता है जो मेरे साथ उपस्थित लोग हैं उन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार से गांवों के विकास के लिए काफ़ी पैसा आता है और अलग अलग योजनाओं में पैसा आता है, जैसे मनरेगा, निर्मल भारत, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती योजना, प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना, HRDF और एक हरियाली। कौन सी योजना ऐसी है जो जनता के लिए यूजलेस है, जिसका कोई फायदा नहीं होता? क्योंकि ये जजमेंट आप ही कर सकते हैं गांव में कि केंद्र से जो पैसा आया वो ठीक लगा, लोगों की ज़रूरतों की स्कीमों के हिसाब से आ रहा है या गलत आ रहा है? आपका सवाल तो बिल्कुल ठीक है और मैं ये सोचता हूँ कि ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं ये जनता के लिए लाभकारी हैं जी, लेकिन इनको क्रियान्वयन करने के लिए जितना हौसला चाहिए जी, जितनी ईमानदारी चाहिए वो नहीं है जी। इसलिए जो पैसा है हमारा ये बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ईमानदारी किस लेवल पे चाहिए? ईमानदारी हर लेवल पर चाहिए। ईमानदारी ग्राम पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री के लेवल तक चाहिए। प्रधानमंत्री कांग्रेस के हैं, आप भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। सो वाट, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी तो हो जाने दो। जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए जी। यदि जनता के सामने हम सच्चाई नहीं लाएंगे तो हमारा क्या फर्ज है? हमारा एमएलए बनने का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। विनोद जी, आपकी अच्छा, आपने एक भी योजना नहीं बताई जो बेकार हो। मैं ये कह रहा हूँ कि योजनाएं, मनरेगा भी अच्छी है, हरियाली भी अच्छी है, सारी जो योजनाएं हैं ये सब बढ़िया हैं और सब जनता की भलाई के लिए हैं। और यदि इनको ठीक से इनका क्रियान्वयन हो जाए तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि लोगों को लाभ नहीं हो। गुप्ता जी, आपकी कोई सवाल? जी, जैसे नरेगा स्कीम है हमारी जी, तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या क्या कमियां हैं हमारे प्रांत में जो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाएगी? इसमें यह है जी कि कहीं तो मजदूरी कम है
और कहीं आप मिट्टी को वहाँ से उठाने नहीं देते। दूर से जब मिट्टी आती है तो आप जो पैसा देते उसको मिट्टी डाल नहीं सकते वहाँ पर। जब एक आदमी को उसकी पूरी मजदूरी ही नहीं मिलेगी तो काम क्यों करेगा जी। फिर आप इसके अंदर कई हमारे क्षेत्र हैं, जैसे मेरा अपना इलाका है, मैं उसकी बात करता हूँ कि कहीं पहाड़ है, कहीं बहुत सख्त मिट्टी है, जो आदमी उसको खोद नहीं सकता, आप उसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं करने देते तो क्या होगा जी फिर उस योजना का जी कोई जी इसलिए विनोद जी, आपकी क्या राय है इस मनरेगा को लेके? सर मेरी ये राय है, ये स्कीम तो अच्छी है जी, लेकिन कहीं तो मिट्टी है ही नहीं। और इसमें ये भी स्कीम में ये भी आ रखा है कि भाई यहीं से खोद के यहीं साथ में लगाओ। 260 रुपए एक मजदूर को मिलते हैं। हाँ सर। और मैंने सुना है कि एक फैमिली में 5 लोगों को रोल किया जाता है, 4 के पैसे सरपंच वापस ले लेता है, ऐसा है? नहीं ऐसा तो नहीं है जी। इस स्कीम में कोई गड़बड़ लेकिन नहीं? इसमें ये है, गड़बड़ है जी इसमें ये है कि नरेगा में जी किसी गांव में तो मिट्टी मिलती नहीं है, जी कहीं गांव में खुदाई करते हैं मजबूत मिट्टी आती है, जी उसके साथ कंडीशन लगा रखी है। मतलब कुल जैसे मिला कि के हमारे एरिया में वहाँ कोई टिल्ले वगैरह नहीं है। कुल मिला के ये एक एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और मनरेगा पूरे देश में हाँ सर। लागू। कुल मिला के आप इस स्कीम को पास कर रहे हैं, आप इसको फेल नहीं कर रहे हैं। हाँ पास करें। कोई ऐसी योजना चंद्र प्रकाश जी आप बताइए जिसको आप पसंद नहीं करते कि ये पैसा गवर्नमेंट का बेकार जा रहा है? गवर्नमेंट का पैसा सही जगह और सही योजनाओं में ठीक हो रहा है जी। जो पैसा सरकार ने जो योजनाएं बनाई जी। हैं वो योजना सरकार अपने ढंग से बनाई जी। हैं और इन योजनाओं में जैसे ऊपर के एमएलए का भी और एमपी का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। जैसे अभी हमारी सांसद सुरभि चौधरी हैं, उन्होंने हल्के में पानी की योजना चलाई है। पानी की योजना में पूरे नांगल चौधरी हल्के में पानी का सबसे अधिक क्रिटिकल पोजीशन थी, सबसे बुरा हाल था। आज पानी के लिए गांव-गांव के लिए पानी की लाइन शायद मेरे अंदाजे से 365 करोड़ रुपए केवल नांगल चौधरी हल्के में पीने के पानी के लिए खर्च नहीं, मेरे सवाल में पानी की योजना नहीं है सर, मेरे सवाल में मनरेगा है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है, इंदिरा आवास योजना है, हरियाली हरित ग्राम। सर इंदिरा आवास योजना में भी अभी सांसद जी पिछले 3 दिन पहले आई थी, उन्होंने ये कहा कि जो इंदिरा आवास योजना है इसमें जो पात्र हैं उनके यहाँ नाम मुझे मतलब आप भी इन सारी योजनाओं को सहमत हैं? चंद्र प्रकाश दयानंद यादव जी आप बताइए। देखिए सर, कोई भी योजना प्रजातंत्र में कल्याणकारी योजना ही होती हैं जी। लेकिन यदि सरकार की ऑफिसर्स की जो कार्य प्रणाली है उसकी नीति और नीयत में खोट ना हो जी। और जहाँ तक मनरेगा की बात कर रहे थे, अभी पीछे हमने कि जितना घोटाला इस मनरेगा में हुआ है जी। शायद ही हरियाणा में भी काफ़ी इसमें 220 करोड़ के लगभग पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि उसमें भी जॉब कार्ड मिल गए, जिसमें मर गया है तो या फिर कहीं जॉब में है और उसका भी जॉब कार्ड बना दिया गया। मिट्टी का काम सरपंच या वीडियो लेवल पर अपने गलत तरीके से हुआ। आप मनरेगा की काफी तारीफ कर रहे हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक कितने पैसे किस गांव से वापस आएंगे ये वीडियो के लेवल पे तय हो जाता है। आपने ऐसी कमियों को देखा कभी? नहीं, कमी को देखा वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि अभी जैसे प्लानिंग इनकी चल रही है और ऑनलाइन ये पैसा डालते हैं तो उनका कितना बजट खर्च हुआ है, कितना पैसा हुआ, उनका कुछ आया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं आया है। ऑनलाइन भी होता है, मान लो हो जाता है, डायरेक्ट पैसा पहुंचता है, तब भी आपको कहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हो सकती है? बिल्कुल, वीडियो और जैसे सरपंच के मिली भगत से काम होता है और जब तक प्रॉपर मॉनिटरिंग ऊपर से नहीं होगी तो ये गड़बड़ तो रहेगी। राधेश्याम जी, इन कमियों को कैसे सुधारा जाए, क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव ये है कि जो ये कमी है इसकी जो मॉनिटरिंग है वो ठीक से होनी चाहिए जी। और वो दुर्भाग्य से काफ़ी जगह ये हो नहीं पा रही। इसमें क्या दिक्कत है कि जो सज़ा मिलती है वो मिलती है सरपंच को जी और गड़बड़ करता है बीडीओ और ग्राम सचिव जी। तो जब तक आप बीडीओ को और ग्राम सचिव को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे तो सरपंच क्या करेगा? कई जगह तो सरपंच अंगूठा टेक गए, उसका अंगूठा टिकवा लेते हैं कि जी आपके यहाँ हम गांव में ये काम कराएंगे और उनसे गलती करवा लेते हैं, उसके बाद उन्हीं पर चार्ज लगा देते हैं।
और कई सरपंच इसमें सस्पेंड हो रहे जी। हैं। लेकिन सरपंच तो सस्पेंड हो गया, बीडीओ का क्या हो? जिसने ये गड़बड़ करी है, जो ये लिए 100% जिम्मेवार जो है वो ग्राम सचिव और बीडीओ है, उसका कुछ नहीं होगा। जब तक ये चीज नहीं होगी, आप इनको कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे, तब तक वो नहीं होगा। और इसके लिए ये जरूरी है कि राधेश्याम जी, गुप्ता जी की भी राय लेंगे। गुप्ता जी, ऐसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए? मैं इसमें प्रश्न पूछना चाहूँगा राधेश्याम। जी जी इसमें जो ये योजना है इसमें लेबर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है जी। आपको पता ही है ये, लेकिन हरियाणा में तो लेबर मिलती ही नहीं। तो ये योजना में आप कैसे कह सकते हैं भाई ये बड़ी कामयाबी योजना है हमारे काम? ऐसा है कि जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं गुप्ता साहब, जज साहब, कि ये ठीक है कि लेबर की कमी है, लेकिन लेबर फिर भी मिल जाती है। गांव के अंदर लेबर मिल जाती है, अगर आप उनको ठीक से पेमेंट करते हैं, लेबर अवेलेबल है, लेबर मिल जाती है, और ये कोई कमी नहीं है। लेकिन इसको भी क्या बिगाड़ दिया जाता है कि बीडीओ है, ग्राम सचिव है, और इनके ऊपर का जो अधिकारी है, ये उस बेचारे मजदूर तक उस पेमेंट को नहीं पहुंचने देते। आपकी हाजिरी तो लगा दी 5, आपको पेमेंट कर दी 2 की, और लेबर को इस बात का वो नहीं है। दूसरी बात कि भाई पैसा बैंक में डाल दिया, ओके, पैसा बैंक में डालने के बाद भी वो कह देते हैं सरपंच को और उस लेबर को कि भाई ये तेरा चेक है 10,000 का, और तू चुपचाप 2,000 हमको दे जा। ये हो रहा है। और आप तो अफसर रहे गुप्ता साहब, आपको सारा पता है, आप तो स्टेट के मालिक रहे, इतने सीनियर अफसर हैं, आपको पता है बीडीओ क्या कर रहा है, आपको पता है एडीसी क्या कर रहा है। राधेश्याम जी और गुप्ता जी, सबमिशन है कि ये बात सच है, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जनरली सरपंच के पास अपना डाटाबेस होता है 100 लोगों का, वो फैमिली के 10 मेंबर को अरेंज कर लेता है, उन 10 को तो एक्चुअल मजदूरी मिलती है, बाकी उसकी फैमिली के जो 10-10 लोग हैं उनके नाम पे पैसा जाता है, चेक बनता है, 80% सरपंच को रिटर्न जाता है और 20% उसको वापिस होता है। मेरा सवाल ये है राधेश्याम जी कि इसको रोकें कैसे, इस समस्या को? इसको रोकने का तो ये कि जब तक हम स्वयं, मैं हूँ या XYZ कोई भी है, जब तक हम अपनी आत्मा से ये नहीं कर लें कि भाई हमको ईमानदारी से काम करना है, तब तक ये रुक ही नहीं सकती। कोई तरीका नहीं है, कितना ही हम वो लगा लें। आप ये देखिए कि जब सरपंच भी बेईमानी पर उतारू है, आपका लेबर भी बेईमानी पर उतारू है कि मेरे से 2 दिन काम, 5 दिन काम कराओ, मुझे 7 दिन का पैसा दे दो, मेरी हाजिरी 15 दिन की लगा लो। तो ये आपस की। जज साहब कुछ पूछना हाँ, जज चाहते साहब। मैं उस बात को आपने छोड़ दिया, जैसे ही आपने बात शुरू की थी असलियत उसी वक्त सामने आ गई थी। इन्होंने ये कहा था हमारी इंटेंशंस ठीक नहीं जी, और उसका सही ट्रांसलेशन है देयर इज नो पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो ये जो माइनर डिटेल्स जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि बीडीओ नहीं काम करता या सरपंच नहीं करता या बीच में ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब तक धुरी को ठीक नहीं करेंगे ये आपका सारा का सारा पहिया गारा में धंसा रहेगा। वो मैं वहीं आ रहा था। आप कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने बहुत राधेश्याम जी से तो काफ़ी वार्तालाप कर लिया। यही प्रश्न कि उसको हम कैसे ठीक करें, मैं एक एक करके 1-1 मिनट में अगर आप लोग बाकी लोग भी बता पाए। सर, मॉनिटरिंग सबसे बड़ी इसको ठीक करने की है। मनरेगा जो ठीक करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हमारी सांसद हर महीने मीटिंग बुलाती हैं। हर महीना उसमें एडीसी होता है, डीसी साहब होते हैं, जो जिला के अधिकारी हैं, सारे मॉनिटरिंग मीटिंग के अंदर उनसे बायोडाटा लिया जाता है। और सांसद जी ने पिछली बार, अभी मेरे ख्याल मुझे लगता है कि 15 दिन पहले नारनौल के अंदर मीटिंग बुलाई थी पंचायत भवन में, जिसके अंदर ये फैसला किया था भाई मनरेगा में कितना पैसा लगा है और कितना उस पर खर्च हुआ है और एक्चुअली डाटा रिपोर्ट क्या है। तो हर महीने जो रिपोर्ट इसके माने सब ठीक हो गया वहाँ पे, अब हाँ, कोई करप्शन नहीं है। मतलब मॉनिटरिंग में सांसद जी की काफी इंटरफेरेंस रहती है और हर महीना मीटिंग लेती थी, मॉनिटरिंग करती हैं, जिससे अधिकारियों पे प्रेशर रहता है। शुक्रिया। विनोद जी। सर, मनरेगा में ऐसा है, नीचे से जो मजदूर काम करते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं बेईमानी करूं, सरपंच के दिमाग में ये रहता है मैं बेईमानी करूं, और वीडियो साहब ऊपर से उनका दबाव होता है, वीडियो साहब, डीडीपीओ साहब, जो भी ऊपर अधिकारी होते हैं, अगर सारे ठीक हो जाएं और मैं मजदूरी करता हूं, मैं ठीक हो जाऊं तो बिल्कुल सही हो जाएगा और ये अच्छा काम मनरेगा। इसमें पार्षद का क्या रोल होगा? हमारा ये रोल लगा कि मैं सभी से, मैं अपना मन बिल्कुल साफ करके और मैं ईमानदारी से काम करूंगा। अगर मैं बिल्कुल ईमानदार होऊंगा तो मैं दूसरे को कह सकता हूं भाई आप ईमानदारी से काम करो। जी, दयानंद जी से ये सवाल पूछा जाए। जी।
देखिए एक्चुअल में जो आप कह रहे हैं कि लेबर की बात, हरियाणा में लेबर वैसे कम मिलती है, और मैं सच्चाई बताऊं तो 50% जो काम होता है 50% से ज़्यादा मशीन से होता है। झूठी हाजिरियां दिखाई जाती हैं कि मज़दूरों ने काम किया। सच्चाई है इसमें कि मज़दूरों से काम नहीं लिया जाता, मशीन से होकर के दिखाई जाती, मस्ट्रोल में मजदूरी दिखाई जाती। किशोर जी, ब्रेक का टाइम हो गया है, माफ कीजिएगा, दोबारा इस पे ले लेंगे। बट मेरा जाते जाते सबमिशन ये है कि जब इस सवाल पे बहस शुरू हुई थी तो सबने मनरेगा की तारीफ की थी। अब जैसे जैसे मनरेगा खुलता जा रहा है वो भ्रष्टाचार की गर्त में तारीफ नहीं जा रही है। मैंने ये कहा दोबारा स्कीम कोई अच्छी ब्रेक लेना चाहिए ना? जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद लौटेंगे और अपना अगला राउंड आपके सामने पेश करेंगे जो है प्रबंधन और संवाद राउंड। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं इसी खास पेशकश के साथ।